हेलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन आयोनिक में। तो देखो, अपन ने लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ा था। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि अगर हम टाइट्रेशन कराते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का तो क्या टाइट्रेटिंग कर्व बनता है। इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था जिसमें फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज पढ़ा था। ठीक है, अब हम इसमें आगे प्रोसीड करते हैं और जितना अभी तक पढ़ा है उस पर अगर कोई न्यूमेरिकल बन सकता है तो उस टाइप के न्यूमेरिकल्स को देखते हैं कि क्या न्यूमेरिकल बन सकता है। तो देखो यहाँ पे, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द पीएच at which an acid indicator with Ka equals to 10 to the power minus 5 changes color. ठीक है, when the indicator concentration is 10 to the power, ये second part हो गया यहाँ से, when the indicator concentration is 10 to the power minus 3 molar, also report the pH at which color ion is 80%. ठीक, अब इसको देखो, हमने एक चीज पढ़ी थी जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे, मिड पॉइंट। ये वो पॉइंट था जहां पे दोनों आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा। कौन से दोनों आयंस का? एसिडिक इंडिकेटर और उसका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब ये दोनों आयंस का कॉन्सेंट्रेशन अगर बराबर होगा तो इनमें से किसी का भी एक कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने पे उसी का कलर आने वाला है। तो ये वो मिनिमम पीएच है जहां पे हम कलर चेंज ऑब्जर्व कर पाएंगे। कैलकुलेट द पीएच एट व्हिच एन इंडिकेटर चेंजेस कलर। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस केस के लिए क्या आया था, पीएच इज इक्वल टू पीके। ध्यान से देखना जो अपन ने लास्ट लेक्चर करा है। तो यहां से क्या आंसर आ गया, दैट पीएच इज 5, क्योंकि हमको के की वैल्यू यहां पे दे रखी है विच इज 10 टू द पावर माइनस 5। तो पीएच कितना आ गया अपना, 5। ठीक है, तो पहला पार्ट तो ये सॉल्व हो गया, सिंपल था। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें बोल रहा है ऑल्सो रिपोर्ट द पीएच एट विच द कलर्ड आयन इज 80%। तो अगर मैं पूरा कॉन्सेंट्रेशन, लेट्स से कॉन्सेंट्रेशन हमने मान लिया C, ठीक है, अब कलर्ड आयन बोल रहा है 80%, मतलब आयन माइनस की बात कर रहा है कि दिस इज 80%। किसका 80%? 80% ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली अगर हम देखें तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, एच आयन, वो कितना हो जाएगा फिर 20%। 20% ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो पीएच का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग concentration of In minus upon concentration of HIN। ये वाली वैल्यूज उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Pk की वैल्यू हमारे पास है which is 10 to the power minus 5। यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, pH की वैल्यू। तो आई होप क्लियर है, ये सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करना है समझ में आया होगा। मैं वैल्यूज पे लिख देता हूं, 5 प्लस लॉग In माइनस इज 80 अपॉन 100 इंटू सी और HIN इज 20 अपॉन 100 इंटू सी। इसको सॉल्व करेंगे और यहां से क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा। क्लियर है जी। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ भी गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अपना। एन एसिड टाइप इंडिकेटर डिफर्स इन कलर फ्रॉम इट्स कॉन्जुगेट बेस। मतलब ये बात कर रहा है HIN और IN माइनस। ठीक है, the human eye is sensitive to color difference only when the ratio of concentration of In minus to HIN is greater than 10 या smaller than 0.1। तो मैं दो इक्वेशन लिख लेता हूं पीएच की। पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग इसका रेशियो। देखो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, आईएन माइनस अपॉन HIN का रेशियो। एक केस के लिए 10, दूसरे केस के लिए 0.1। तो इन दोनों को ले लेते हैं हम यहाँ पे। एक केस में 10 और दूसरी इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं तो log 0.1। अब बोल रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम चेंज इन पीएच ऑफ सॉल्यूशन टू ऑब्जर्व अ कंप्लीट कलर चेंज। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, उतने का चेंज होना चाहिए तभी कलर चेंज ऑब्जर्व हो पाएगा। तो इसको मैं pH1 बोल देता हूं, इसको pH2 बोल देता हूं। इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या आंसर आ जाएगा, 2। ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से, ये हुआ 1 और ये हुआ -1, डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। तो 2 का पीएच चेंज होने पे, अगर 2 का पीएच चेंज होता है तो हम एक कलर चेंज ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, उस पर बन सकते हैं। इससे ज्यादा हायर लेवल पे आता भी नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और देख सकते हो, जैसे उसने ये वाला पहला वाला पार्ट पूछा है, इसको पूछने का एक और तरीका हो सकता था, एट व्हाट पीएच इंडिकेटर, एट व्हाट पीएच गिवन कंपाउंड विल एक्ट एज इंडिकेटर। एट व्हाट पीएच गिवन कंपाउंड विल एक्ट एज इंडिकेटर। तो उसका भी यही मतलब है, हमको पीएच पूछ रहा है जिसपे वो इंडिकेटर की तरह वर्क करेगा। तो इंडिकेटर हम किसको बोलते हैं, जो कलर चेंज करते हैं। यहाँ कलर चेंज पूछ रहा था, इंडिकेटर पूछे, बात एक ही है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइट्रेटिंग कर्व्स को। ठीक,
देखो यार बच्चों, तुम लोग समझो इसको, केमिस्ट्री को थोड़ा सा मैथ्स की तरह समझो। मैथ्स में फॉर्मूले पढ़ते हो, साइन को पढ़ लिया कि पी बाय एच होता है, वापिस से सवाल जवाब नहीं करते ना, पी बाय एच है तो है। सेम तरीके से केमिस्ट्री पे भी ध्यान दो, ठीक है। यहाँ बेंजीन देखते ही हालत खराब हो जाती है, अरे बेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, अरे कैसे, क्यों, कब, क्यों कर रहा है सर, ये तो एक्सेप्शन है। अरे नहीं भैया, कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को समझो तो एकदम मैथ्स जैसा ही लगेगा। ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम कोटा फैक्ट्री की है, जिसने केमिस्ट्री को बदनाम कर दिया, तो वो सिर्फ एक सीरीज की यार, उसको डेली लाइफ में मत अप्लाई करो, ठीक है। रैंक बनवाएगा केमिस्ट्री। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। अगला केस देखते हैं अपना, टाइट्रेटिंग कर्व। तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए तो देख ही लिया था। अब हम यहां पे लेते हैं वीक एसिड का टाइट्रेशन अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो वीक एसिड बोल देते हैं कि मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, और स्ट्रॉन्ग बेस बोल देते हैं NaOH। देखो वो डेटा सेम है, स्टैंडर्ड डेटा है। हमने मोलरिटी 0.1 मोलर ली थी, और वॉल्यूम जो हम ले रहे थे दैट इज 25 ml। ये हर केस के लिए सेम रहेगा, जो भी केस हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इसका कर्व देखते हैं अपन। y एक्सिस पे pH प्लॉट करना था, x एक्सिस पे जो भी वॉल्यूम हम ऐड कर रहे हैं। इस केस में हम एल्कली ऐड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ एल्कली ऐड। y एक्सिस पे क्या बनाना है, यहां पे pH बनाना है, pH ऑफ सॉल्यूशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। यहां हमने ये प्लॉट कर लिया। इधर हम ऐड कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं जो हम वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। NaOH ऐड करना, इसलिए उसको मैंने यहां पे लिया। अब देखो हमने एक वीक एसिड ले रखा है, ठीक है। वीक एसिड के केस में क्या होगा, लगभग pH 7 तक। वीक एसिड है तो मैं 2 से इसको थोड़ा ऊपर से ही बनाना स्टार्ट कर रहा हूं, लेट्स से 3 के आसपास है, तो इधर से लेके 7 तक जो कि न्यूट्रलाइजेशन का पॉइंट है, जो ग्राफ है दैट विल इंक्रीज यूनिफॉर्मली। उसके बाद कुछ वर्टिकल पॉइंट आएगा और फिर ग्राफ वापस से लीनियर हो जाएगा। तो ये जो एंड पॉइंट यहां पे हम अचीव करते हैं, ये एंड पॉइंट जो होता है हमारा, ये अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 के बीच में कहीं पे लाई करता है। हमको यही समझना है कि ये एंड पॉइंट 8 to 10 के बीच में हमारा क्यों लाई कर रहा है। ऐसा क्या हुआ कि एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया। तो देखो इसको समझो, तो ये हमको पहले समझ में आया। हम यहाँ पे पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। लीनियर ग्राफ हमारा लीनियर है अप टू pH 7, लगभग 7 तक हमारा ग्राफ कैसा आ रहा है, लीनियर ग्राफ आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो एंड पॉइंट विल अकर एट pH 8 to 10, लगभग इस पे एंड पॉइंट अचीव हो रहा है। अभी हम रीजन देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। अगर एंड पॉइंट यहां पे आ रहा है, मतलब जो ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, जो मेरा ग्राफ यहाँ पे वर्टिकल आ रहा है, वो इस pH रेंज में आ रहा है, तो इस रेंज के लिए फिनोल्फथलीन एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। तो फिनोल्फथलीन कैन बी यूज्ड। इस केस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, फिनोल्फथलीन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कि ये pH चेंज हुआ क्यों। देखो जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा CH3COH प्लस NaOH, तो यहां पे क्या फॉर्म होगा, CH3CONa प्लस H2O। अब ये जो सॉल्ट यहां पे फॉर्म हो रहा है, क्या ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसमें एक वीक एंटिटी आ रही है CH3CO-। तो ये जो सोडियम एसिटेट बन रहा है, ये यहां पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर सकता है, किस तरीके से, इस तरीके से। और जब ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर रहा है, तो देखो मीडियम में कुछ एक्सेस अमाउंट OH माइनस का आ रहा है। तो ये जो एक्सेस अमाउंट OH माइनस का आ रहा है, ये हमारे एंड पॉइंट को कहां पे लेके जा रहा है, एट 8 to 10 के बीच। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस विच increased due to salt hydrolysis causes end point at 8 to 10। एग्जैक्ट वैल्यूज 8.3 पे ही आता है जनरली, लेकिन मैं 8 to 10 लिख रहा हूं कि थोड़ा भी वेरिएशन होता है तो कोई फर्क ना पड़े।
तो ये अपना होता है यहाँ पे टाइट्रेटिंग कर्व किसका, अगर मैं एक वीक एसिड को टाइट्रेट करता हूं अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग बेस। आई होप क्लियर है। हमने इसको जितना क्लियर से क्लियर कर सकते थे उतनी कोशिश करिए। पहले हमने पॉइंट्स लिख लिए, फिर उसको एक्सप्लेन करा है कि क्यों यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट टाइट्रेटिंग कर्व की तरफ चलते हैं और अब हम देखते हैं, अब हम एक बहुत ज्यादा वीक एसिड ले रहे हैं। बहुत ज्यादा वीक एसिड का मतलब जिसका के मेरे पास 10⁻⁻7 से भी कम आ, विच इज बोरिक एसिड, सॉरी बोरिक एसिड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं किसके बारे में, बोरिक एसिड के बारे में। ये तो आइडेंटिकली रहने वाला है तो इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूं। वीक एसिड, कैसा वीक एसिड, जिसका के 10⁻⁻7 से भी कम, विच इज बोरिक एसिड। ठीक है, बोरिक एसिड का केस देखते हैं, H3BO3। इसका जो के होता है वो 6 × 10⁻10 होता है। तो देखो 10⁻10 से बेहद कम है। अब यहां पे क्या होता है, ये बोरिक एसिड्स में कोई भी ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखो के बहुत ही कम है, मतलब ये H+ फर्निश करने की कोशिश भी नहीं कर रहा होगा, इसकी रिएक्शन का आगे जाना लगभग इम्पॉसिबल। तो इसी वजह से यहाँ पे कोई भी ड्रास्टिक चेंज नहीं आता और ग्राफ हमारा लीनियरली चलता रहता है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे H+ एकदम ड्रास्टिकली फर्निश हो उसका कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि के बहुत कम आ रहा है। के काफी कम आने का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की फिजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। तो अगर इसका हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पे हमने पीएच प्लॉट करा और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड या एल्कली एडेड, जो भी हम ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा फिर से वही 5, 10, 15, 20, 25, 30। यहाँ पे पीएच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। क्योंकि एसिड बहुत ज्यादा वीक है तो इसका पीएच लगभग 7 के आसपास ही होगा, लेकिन एसिड है तो नीचे रख लेते हैं थोड़ा। तो ये जो ग्राफ है ये कुछ पॉइंट ले यहाँ पे फिर भी वर्टिकल जा सकता है, उसके बाद ग्राफ हमारा एकदम कैसा जाने वाला है, लीनियर ग्राफ जाने वाला है। तो ये टाइट्रेशन कर्व होता है किसका, बोरिक एसिड का। अब अगर ये टाइट्रेशन कर्व आ रहा है, यहाँ पे कोई भी वर्टिकल चेंज नहीं आ रहा है, इससे मीनिंग क्या हुआ, नो ड्रास्टिक चेंज इन पीएच। अब कोई ड्रास्टिक चेंज पीएच में नहीं हो रहा है तो नो एक्शन ऑफ इंडिकेटर। अब कोई पीएच में चेंज ही नहीं आ रहा है, लीनियरली इंक्रीज करता जा रहा है, तो पीएच अपना, सॉरी इंडिकेटर अपना वर्क कैसे करेगा, उसमें तो आयंस जनरेट ही नहीं हो पाएंगे, तो कलर चेंज वो शो ही नहीं कर पाएगा, तो नो एक्शन ऑफ इंडिकेटर। अब अगर इंडिकेटर अपना एक्शन शो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, it is not suitable to titrate a very weak acid। जब भी वेरी वीक एसिड बोले इसका मतलब K less than 10⁻⁻7 अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग बेस। कोई सेंस ही नहीं है कि एक बहुत वीक एसिड को टाइट्रेट कराया जाए किसके अगेंस्ट, एक स्ट्रॉन्ग बेस के अगेंस्ट, क्योंकि वहां पे कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ये टाइट्रेटिंग कर्व हुआ अपना किसका, फॉर अ वेरी वीक एसिड विच इज बोरिक एसिड। ठीक है, अब इसी कर्व में अगर हम सारे ग्राफ एक बार प्लॉट कर लेते हैं, देखो जो HCl के लिए हमने कर्व पढ़ा था उसमें क्या हुआ था, 24.9, 25.1। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड था, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं लगभग, उसका ग्राफ अगर आप लोगों को ध्यान हो तो 24.9 तक, 4 तक लीनियर चेंज था, कोई चेंज नहीं था। 25 पे सडनली ग्राफ मेरा 7 को टच कर रहा था और 25.5 पे मेरा ग्राफ लगभग 9 को टच कर रहा था, 9 या 10 कुछ भी लगे। तो यहाँ पे मेरा ग्राफ एकदम से क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, और उसके बाद ग्राफ मेरा फिर से लीनियर हो गया। तो ये ग्राफ हमने किसका प्लॉट कर लिया, दिस इज द ग्राफ फॉर HCl। ठीक है, इसी में अगर मैं वीक एसिड का ग्राफ प्लॉट करता हूं तो वीक एसिड का ग्राफ मैंने लगभग यहां से कहीं से स्टार्ट करा था, 7 तक ग्राफ हमारा एकदम लीनियर जा रहा था, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आ रहा था। उसके बाद एकदम से वर्टिकल चेंज आया था और फिर से ग्राफ क्या हो गया था, लीनियर। तो ये वाला ग्राफ हमारा किसका हो गया, दिस इज फॉर एसिडिक एसिड। तो इस तरीके से एक सेम ग्राफ में भी सारे ग्राफ दे सकता है, तो उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोल देगा कि बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड का है, कौन सा वीक एसिड का, और कौन सा बहुत वीक एसिड का।
तो इस तरीके से अपन उसको साथ में भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास खत्म होता है यहाँ पे वीक एसिड के केसेस या एसिड के केसेस। अब अपन इसको रिवर्स कर देंगे। अब मैं बेस को टाइट्रेट कराऊंगा अगेंस्ट एसिड। तो जो कंटेनर होगा उस कंटेनर में हम पहले बेस ले रहे हैं और फिर उसको टाइट्रेट कराते हैं एसिड के साथ। ठीक है, चलो तो उसको भी देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का केस तो देखने की जरूरत नहीं है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेता वही स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए होगा। अब यहां पे अपन देखते हैं टाइट्रेटिंग कर्व किसके लिए, टाइट्रेटिंग कर्व। अब देखते हैं अगर मैं एक वीक बेस टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसको टाइट्रेट करा रहे हैं एक वीक बेस को। तो वीक बेस का एग्जांपल ले लेते हैं NH4OH। स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया HCl। डेटा अभी भी वही लेकर चलेंगे 0.1 मोलर 25 ml, ये स्टैंडर्ड डेटा है। अब इसमें ग्राफ प्लॉट करने से पहले कुछ चीजें समझो। देखो, क्या ये केस वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अपोजिट केस है? एग्जैक्टली अपोजिट केस है। ठीक है, तो इधर क्या होना चाहिए, जो ग्राफ आया था उसका मिरर इमेज बनना चाहिए। जैसे यहां पे ग्राफ मेरा आया था कुछ इस तरीके से, पहले लीनियर चेंज था, फिर वर्टिकल आया, फिर ऐसे हो गया। इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ऐसे ऐसे और ये। तो ये वाला ग्राफ आना चाहिए। ये हमने फिगर तो पता कर लिया। तो ये मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं, ऑप्शन देख के अगर गैस करना हो तो ये वाला गैस हम कर सकते हैं। ठीक, अब इसको अगर हम थोड़ा और डीप में समझें तो देखो यहां पे क्या होगा। अगर इसका ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करता हूं, अब की बार क्या ऐड कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एसिड ऐड, बेस ऐड नहीं कर रहा है इस बार, एसिड ऐड कर रहा है। और यहां पे तो वही रहेगा पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो वही चीज 5, 10, 15, 20, 25, 30 सारा डेटा एमएल में है। यहाँ पे पीएच प्लॉट करा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब देखो, पहले हमारे पास कंटेनर में स्टार्टिंग में क्या है, अब की बार कंटेनर में हमने लिया है बेस। कंटेनर में मेरे पास है 0.1 मोलर NH4OH, कितना 25 ml। तो स्टार्टिंग में जो मेरे पास पीएच रहेगा वो एक बेस का पीएच रहेगा। इधर से कहीं से स्टार्ट कर लेते हैं ग्राफ को। फिर क्योंकि वीक बेस है तो 7 तक हमारा ग्राफ, 7 मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तक मेरा ग्राफ जो है वो कैसा आने वाला है, इट विल बी लीनियर। लीनियर ग्राफ आएगा इस तरीके से। फिर 7 के बाद सडनली चेंज होगा, कुछ वर्टिकल चेंज होगा और फिर से ग्राफ क्या हो जाएगा, वर्टिकल। ये जो चेंज आ रहा है ये पीएच चेंज हमारा लाई करता है 4 to 6 के बीच में। किसके बीच में लाई कर रहा है, 4 to 6 के बीच में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि ये ग्राफ ऐसा क्यों आया। देखो यहाँ पे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो फिर से वही चीज, लीनियर अप टू pH इक्वल्स टू 7। pH 7 तक ग्राफ मेरा लीनियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सडन चेंज हो रहा है हमारे पास किस रेंज में, 4 to 6 के बीच में। सडन चेंज, या ऐसा बोल देते हैं इसको, एंड पॉइंट करके लिखते हैं, एंड पॉइंट अचीव्ड एट pH इक्वल्स टू 6 to 4 लिख देता हूं मैं, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं। हालांकि 4 to 6 लिखना चाहिए, 6 to 4 का कोई सेंस नहीं है, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो एंड पॉइंट इज अचीव्ड एट 6 to 4। अगर 6 to 4 की रेंज में आ रहा है तो यहां पे मिथाइल ऑरेंज विल बी अ गुड इंडिकेटर। इस केस में मिथाइल ऑरेंज एक अच्छा इंडिकेटर साबित होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। उसकी रेंज यही थी। ठीक है, 3.4 to 5 थी, तो ये रेंज आ रही है उसमें। अब हम देखते हैं कि ये चेंज आया कैसे। देखो, अब जब यहाँ पे पहले न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो NH4OH का HCl के साथ अगर हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं तो NH4Cl plus H2O बनेगा। और ये जो सॉल्ट यहाँ पे बन रहा है इसका बहुत प्यार से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो सकता है, क्योंकि इसमें वीक एंटिटी है विच इज NH4 प्लस। तो NH4 प्लस का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहां से क्या मिलेगा,
NH4OH और सॉल्यूशन में सडनली फिर क्या इंक्रीज कर गया, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है यही हमारे एंड पॉइंट को कहां शिफ्ट कर रहा है, 4 to 6 के बीच। ठीक है, इसी ने हमारे एंड पॉइंट को कहां पे शिफ्ट करा, 4 to 6 के बीच। आई होप क्लियर है। सेम ऐसे केस है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हमने केस देखा था, एकदम एग्जैक्टली सिमिलर केस। ठीक ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अपन एक टाइट्रेशन यहाँ पे और देख लेते हैं जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन है। अगर मैं Na2CO3 का टाइट्रेशन कराता हूं, अब देखो Na2CO3 का खुद का नेचर कैसा है, Na2CO3 का नेचर इज, फटाफट बताएंगे कैसा नेचर है। इट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं टाइट्रेशन ऑफ Na2CO3 अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें कैसे कर्व बनता है उसको देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड हम फिर से वही ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड विल बी HCl। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हम Na2CO3 की बात करते हैं तो Na2CO3 स्टेप बाय स्टेप जाएगा। पहले कार्बोनेट है, कार्बोनेट से क्या फॉर्म करेगा, कार्बोनेट से फॉर्म करेगा ये पहले बाइकार्बोनेट। समझ में आ रही है मेरी बात। फिर ये जो बाइकार्बोनेट है ये फर्दर न्यूट्रलाइज होगा और ये फर्दर न्यूट्रलाइज होके क्या करेगा, कार्बोनिक एसिड बना देगा H2CO3 प्लस NaCl। और ये जो H2CO3 बन रहा है दिस इज अ वीक एसिड, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में डिसोसिएट कर जाता है। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है इट इज अ 2-स्टेप प्रोसेस। ठीक है, ये जो पहला न्यूट्रलाइजेशन होता है ये हमारे पास तकरीबन pH अप्रोक्सीमेटली 8 के आसपास हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और फिर pH अप्रोक्सीमेटली 3.5 के आसपास हम इसको कंप्लीट करते हैं। इसीलिए मैं रेंज लिखता हूं क्योंकि ह्यूमन एरर टाइट्रेशन में हो सकते हैं। तो यहां पे ये चीज समझ में आ रही है, पहला स्टेप कंप्लीट कराते टाइम फिनोल्फथलीन मेरा इंडिकेटर काम कर सकता है और सेकंड स्टेप कंप्लीशन के टाइम पे मिथाइल ऑरेंज मेरा इंडिकेटर काम कर सकता है। क्लियर है बात। अब अगर मैं इसका टाइट्रेटिंग कर्व देखता हूं, अगर अब हम इसका टाइट्रेशन का कर्व देखते हैं, ये वही वॉल्यूम एडेड, किसका वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं इस बारी, एसिड का। ठीक है, सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड और यहां पे pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट करा है, वही अपना pH 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अब हम ये चीज ऑब्जर्व कर चुके हैं कि हमारे पास दो जगह पे इन्फेक्शन पॉइंट आना चाहिए। तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख लेते हैं, 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है, 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स एट pH अप्रोक्सीमेटली 8 एंड pH अप्रोक्सीमेटली 7.5। तो अब क्या होगा, बेसिक नेचर है, कहीं से भी ले लो, यहां से ले लो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है तो इधर से ले लेते हैं। तो ग्राफ मेरा लगभग 8 तक ग्राफ क्या हो रहा है, ग्राफ हमारा लीनियरली आ रहा है। थोड़ा ढंग से बना लेते हैं इसको, ग्राफ हमारा लीनियरली आ रहा है। इस पॉइंट पे आके इन्फ्लेक्शन मिला। ठीक है, ज्यादा इन्फ्लेक्शन नहीं है, ऐसे बस इन्फ्लेक्शन इसको डिनोट कर देते हैं। फिर हमारा ग्राफ लीनियर है और फिर हमको 3.5 पे आके एक और इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिला और फिर ग्राफ मेरा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे हमको मतलब नहीं। तो बेसिकली ये दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास, वन इज दिस एंड वन इज दिस। ये अप्रोक्सीमेटली pH 8 पर, ये अप्रोक्सीमेटली pH 3.5 पे। यहाँ पे कौन न्यूट्रलाइज हुआ, Na2CO3 न्यूट्रलाइज हुआ और फॉर्म क्या हुआ, NaHCO3। यहाँ NaHCO3 न्यूट्रलाइज हुआ और फॉर्म क्या हुआ, कार्बोनिक एसिड। तो ये हमारे पास टाइट्रेशन कर्व हो गया फॉर Na2CO3 का टाइट्रेटिंग कर्व।
आई होप क्लियर है। तो इसमें एक ही टाइट्रेशन में अपने पास दोनों इंडिकेटर यूज हो सकते हैं, डिफरेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। वन इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज दिस, सेकंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज दिस। ठीक है, चलो तो इस पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद फिर या इस पे क्वेश्चन तो मैं तुमको ऑलरेडी करा ही चुका हूं, वही सेम ही क्वेश्चन वापस से बनने वाला है। अब अपन इसमें पढ़ते हैं कि अमीनो एसिड का पीएच कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कैसे वो डाइलेक्ट्रिक आयंस फॉर्म करते हैं, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस का कंसेप्ट वो अपन देखते हैं। चलो तो टाइट्रेटिंग कर्व अपन ने खत्म कर लिया है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल देखते हैं उस पर, दैट विल बी इनफ। दो न्यूमेरिकल मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। देखो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस मतलब केवी हमको दे रखा है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, और के ए हमको दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 10। अब बोल रहा है कलर ऑफ फिनोक्सिलिन बिकम्स पिंक अंडर यूजुअल कंडीशन व्हेन 10% ऑफ इंडिकेटर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू आयन। इसका मीनिंग ये हुआ कि H आयन जो है मेरे पास वो 90% बचा अगर मैं सी कॉन्सेंट्रेशन लेता हूं, और आयंस में कितना कन्वर्ट हो गया, आयंस में कन्वर्ट हो गया 10%, मतलब कि ये। तो जब फॉर्मूले को हम यहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो फॉर्मूले में क्या यूज करेंगे, जब फॉर्मूला अच्छा एक दो चीजें यहां पे और देखो, कैलकुलेट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ दिस। इसको अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ध्यान से तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व इट। तो ये जो सॉल्यूशन बन रहा है यहाँ पे, ये एक बफर सॉल्यूशन बन रहा है। बोलो हाँ यार, बफर बन रहा है यहाँ पे। सो दिस इज अ बफर सॉल्यूशन। इधर जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो बफर के फॉर्मूले से होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पीएच का अगर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं, दैट विल बी पीके प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन माइनस अपॉन एच आयन। पीके किसका कितना दे रखा है, 10 टू द पावर माइनस 10। यहाँ पे वैल्यूज क्या आई मेरी, आयन बना है इतना और ओरिजिनल अमाउंट बची है उसकी इतनी। सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, अल्टीमेटली क्या आ रहा है 10 टू द पावर माइनस 10। सॉरी लॉग में नहीं है ये। ठीक है, ये डायरेक्टली है तुम्हारे पास, ये 10 आ गया, ये भी 10 आ गया, प्लस लॉग 1/9। इधर से पीएच की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर पीएच आ गया तो यहां से मैं पीओएच निकालूंगा, क्योंकि अगला जो मुझे दे रखा है दैट इज अ बेसिक बफर। तो पीएच मेरे किसी काम का नहीं है। पीओएच कैसे निकाल लेंगे, 14 माइनस पीएच, इधर से पीओएच आ गया। ठीक है, अब अगर ये वाला पीओएच मेरा इसको मैच कर रहा होगा तो कलर चेंज होगा, अगर मैच नहीं कर रहा होगा तो कलर चेंज नहीं होगा। मतलब इस OH माइनस से कम ये कॉन्सेंट्रेशन आ रही होगी तो किसी तरीके का कलर चेंज नहीं होगा। तो अब समझ में आ गया है हमको कि क्या करना है हमको। तो हम नेक्स्ट बफर का फॉर्मूला लगा के पीओएच निकाल लेते हैं। बफर का फॉर्मूला क्या था, पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग। अब जो डेटा दे रखा है उसको ऑब्जर्व करो, वॉल्यूम दे रखा है और कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, क्यों ना मैं एम इक्विवेलेंट यूज करूं। तो एम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट अपॉन एम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ये फॉर्मूला हो गया हमारा बेसिक बफर का। इसमें अगर मैं वैल्यूज डाल देता हूं, केवी हमको दे रखा है माइनस ऑफ लॉग 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 प्लस लॉग एम इक्विवेलेंट हो गए 200 इंटू 1 दैट इज 200, और बेस के लिए हो गया 0.1 इंटू 50 दैट इज 5। इसको सॉल्व करूंगा, यहां से पीओएच आ जाएगा। इस पीओएच और इस पीओएच को हमको कंपेयर करना। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू इससे कम आ गई तो कोई कलर चेंज नहीं, अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा आ गई तो कलर चेंज हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट। ट्राई करना इस क्वेश्चन को एक बारी, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, बस उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना। आज के लिए अपन एक टॉपिक और देखते हैं, विच इज पीएच ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, एंड कंसेप्ट ऑफ डायपोलर आयन। पीएच ऑफ अमीनो एसिड एंड कंसेप्ट ऑफ डायपोलर आयन। इसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, पीएच ऑफ अमीनो एसिड्स एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अभी हम देखते हैं व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट।
उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। किस तरीके से, चलो देखेंगे यहाँ पे थोड़ा ध्यान से। व्हाट इज अमीनो एसिड? जिसमें अमीन ग्रुप हो और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक, इधर क्या होगा, ये वाली साइड हमारी एसिडिक है और ये वाली साइड हमारी बेसिक है। एक ही मॉलिक्यूल में एसिडिक साइड भी और बेसिक साइड भी है, तो ये आपस में ही हाइड्रोजन एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? NH3 प्लस CH2 CO माइनस। दो पोल्स बन रहे हैं एक ही मॉलिक्यूल में, इसलिए इसको हम बोलते हैं डायपोलर आयन। आगे बढ़ते हुए इसको मैं प्यार से DI बोलूंगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अपन, ये जनरली दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। देखो किस तरीके से, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट एसिड बनाता हूं तो कॉन्जुगेट एसिड विल बी NH3 प्लस CH2 COH, ठीक है। इसका अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं NH2 CH2 CO माइनस। बोलो यहां तक किसी को कोई भी तकलीफ? ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो ये हमने इसका कॉन्जुगेट एसिड बना लिया, ये हमने इसका कॉन्जुगेट बेस बना लिया। क्लियरली देखो, दिस इज कैटायन और ये क्या है हमारे पास? एनायन। समझ आ रही है बात? तो अब यहीं पे सारा खेल आता है। अब जब ये सॉल्यूशन में होगा तो इट विल एग्जिस्ट आइदर इन कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे किस आयन का मोशन किस डायरेक्शन में होगा उसको हम, तो अब लेट से अपने पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन है और वो जो सॉल्यूशन है दैट इज स्लाइटली, सॉल्यूशन ही सॉल्व करने वाला सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है दैट इज स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर। कैसा नेचर आ रहा है उसका? एल्कलाइन। अब अगर एल्कलाइन नेचर है इसका मतलब कॉन्जुगेट बेस की अमाउंट ज्यादा होगी, और कॉन्जुगेट बेस किस फॉर्म में? एनायन की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे जो नेट मोशन होगा वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? टुवर्ड्स एनोड, क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल्स ज्यादा है। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं एनायंस विल बी मोर देन कैटायंस। ये हम यहां पे देख ही पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अगर ऐसा केस है तो नेट मूवमेंट in presence of an electric field will be towards कहां पे? एनोड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हम बोल देते हैं सॉल्यूशन ए। फिर हमने एक और सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन बी। अब की बार वो सॉल्यूशन कैसा है? दैट सॉल्यूशन इज स्लाइटली एसिडिक। सॉल्यूशन हमने कैसा लिया? दैट इज स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। पहला केस था स्लाइटली एल्कलाइन, सेकंड अपन ले रहे हैं स्लाइटली एसिडिक। अब अगर मैं एसिडिक ले रहा हूं तो यहां पे देखो दिस इज कॉन्जुगेट एसिड, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब कैटायंस ज्यादा होंगे। तो इस केस में हमारे पास क्या आ रहा है? कैटायंस विल बी मोर देन एनायंस, ठीक है, बढ़िया बात है। तो यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो नेट मोशन विल बी टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है। अब तीसरा सॉल्यूशन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम किस पे कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं? पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे। देखो इस केस में क्या होगा, हम उस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जब हमारे पास कोई भी नेट मूवमेंट नहीं, कोई भी नेट मूवमेंट नहीं है। उसका मीनिंग क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इज इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस। तो जितना मूवमेंट टुवर्ड्स एनोड हो रहा है उतना ही मूवमेंट टुवर्ड्स कैथोड होके नेट मूवमेंट हमारा क्या हो गया? जीरो हो गया। तो इसको समझना कैसे है? देखो कोई भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल अगर मैं यहाँ पे अमीनो एसिड का लेता हूं, ठीक है, तो एक सॉल्यूशन में वो मॉलिक्यूल कुछ टाइम के लिए कॉन्जुगेट एसिड की फॉर्म में रहेगा और कुछ टाइम के लिए कॉन्जुगेट बेस की फॉर्म में रहेगा। जब मैं ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं जिसमें कि नेट मोशन जीरो है, तो उस वाले सॉल्यूशन में इस जितनी देर कॉन्जुगेट एसिड रहा है उतनी ही देर कॉन्जुगेट बेस रहेगा। तो जितना मोशन टुवर्ड्स एनोड हुआ उतना ही मोशन टुवर्ड्स कैथोड होके एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा।
और ऐसे सॉल्यूशन में H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वही हमारे पास क्या होता है, पीएच ऑफ अमीनो एसिड एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो अगर हम यहां पे डिफाइन करते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को, तो देखो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कौन सा हुआ, व्हेन देयर इज नो नेट, व्हेन देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ आयंस। और ऐसा केस होने का क्या मतलब होगा कि जो कॉन्जुगेट एसिड है उसका और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। और ऐसे केस में जब हम पीएच कैलकुलेट करेंगे वो क्या कहलाएगा, पीएच ऑफ अमीनो एसिड एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, मतलब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है भाई? चलो, तो अब अपन उसको डिराइव करते हैं कि किस तरीके से उसका फॉर्मूला डिराइव होगा। ठीक है, इसको यहां लिखा रहने दो, इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलो इधर देखो, अब अगर मैं यहां पे इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूं किस चीज के लिए, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के लिए, तो चलो यहां पे इसकी इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करते हैं। कॉन्जुगेट एसिड के लिए सबसे पहले लिख रहे हैं, इधर से हमको क्या करना है, हमको डायपोलर आयन, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में रिलेशन निकालना है। तो इसके लिए हमको रिएक्शंस को इस तरीके से मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि ये हम यहाँ पे फॉर्मूला अपना बना सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप देखो इधर, सबसे पहले कॉन्जुगेट एसिड के लिए अपन रिएक्शन देखते हैं। ठीक, तो NH3 प्लस CH2 COOH, ये कैसे बना होगा अपने पास, जब डायपोलर आयन को H प्लस मिला है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू डायपोलर आयन प्लस H प्लस। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कॉन्जुगेट बेस के लिए लिखता हूं, तो कॉन्जुगेट की बेस कैसे बना होगा, जब डायपोलर आयन ने H प्लस दिया होगा, तो इट इज नथिंग बट कॉन्जुगेट बेस प्लस H प्लस। देखो कॉन्जुगेट बेस, इसमें H प्लस करने पे ये मिल रहा है हमको। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये दो इक्वेशंस लिख ली। इसके लिए कांस्टेंट को K1 बोल देते हैं, इसके लिए कांस्टेंट को K2 बोल देते हैं। रिएक्शन को फिर से देखो, तो ये क्या लिखा है यहाँ पे हमने, बेसिकली दिस इज कॉन्जुगेट एसिड डाइलेक्ट्रिक H प्लस, डाइलेक्ट्रिक कॉन्जुगेट बेस और H प्लस। अब यहाँ पे अगर मैं K1 लिखता हूँ, K1 कितना आएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, डाइलेक्ट्रिक H प्लस अपॉन कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। K2 अगर यहां पे लिखते हैं, तो K2 कितना आएगा, कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेंट्रेशन। हमारे पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के लिए रिलेशन क्या है, ये दोनों बराबर होते हैं, तो क्यों ना इन एक्सप्रेशन को इसी फॉर्म में बना लिया जाए, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की फॉर्म में। तो यहां से अगर मैं कॉन्जुगेट एसिड लिखता हूं, तो कॉन्जुगेट एसिड मेरे पास कितना आ रहा है, इट इज DiH प्लस अपॉन K1। इधर अगर मैं कॉन्जुगेट बेस के लिए लिखता हूं, तो कॉन्जुगेट बेस कितना आ गया, K2 इंटू DI अपॉन H प्लस। आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के लिए क्या करना है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के लिए क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, DiH प्लस अपॉन K1 इज इक्वल टू K2 DI अपॉन H प्लस। DI कैंसिल आउट हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आया, H प्लस का स्क्वायर इज इक्वल टू K1 इंटू K2। क्लियर है बात? इधर देखते हैं, अब कुछ बचा नहीं है, फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। दोनों तरफ देखो लॉग ले लो, तो दोनों तरफ लॉग लेते क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ लॉग H प्लस लॉग K1 प्लस लॉग K2। pK में लिखना चाहते हो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू pK1 प्लस pK2 अपॉन 2। इसको मैं यहां लिख दूं ताकि माइनस साइन अप्लाई करना आसान हो। तो ये हमारे पास pH का फॉर्मूला आ गया फॉर अमीनो एसिड, pH फॉर अमीनो एसिड एट
आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, तो आज काफी इंपॉर्टेंट अपन ने चीजें पढ़ी हैं, तो इसको अपन यहीं पे खत्म करते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंगली चीजों को पढ़ो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट के क्लास में अपन देखते हैं सेम चीज पीएच फॉर एम्फोटेरिक आयंस, ऐसे आयंस जो दोनों नेचर शो करते हैं, एसिडिक, प्योर, बेसिक। थैंक यू।